तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुँच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुँच सके, MPSI MPASI के भी एनालिसिस आप तक पहुँच सके, ठीक है ना। और मैथ और रीजनिंग के पोर्शन अब कम आने लगा है इसमें, इस वजह से जो नंबर है बच्चों के वो भी अब कम देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं किस किस ने आज प्रश्न भेजे हैं। किशोरी शर्मा जी, हालांकि इनके 42 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। कुमुद पांडे 77 नंबर इनके आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है साइंस से। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो आगे क्या प्रक्रिया होगी। यानी जो अंडा है वो अगर निषेचित नहीं होता है तो आगे क्या प्रक्रिया होगी। ऑप्शन में दिया गया था अंडोत्सर्ग के माध्यम से अंडा बाहर निकल जाएगा। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। अगर अंडा फर्टिलाइज यानी कि निषेचित नहीं होता है तो वह 12 से 24 घंटे में शरीर में घुल जाता है और अवशोषित हो जाता है। इसके बाद गर्भाशय की वह मोटी परत जो गर्भावस्था के लिए तैयार हुई थी टूट करके मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। आपके ऑप्शन में भी यही आंसर दिया गया था कि अंडा जो है वो मासिक धर्म के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का अभी एमपी पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ है उनके पास में बढ़िया मौका है। साथ ही साथ में जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उनके सामने एमपीएसआई और एमपीएसआई एएसआई का एग्जाम है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे तरुण रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, इन्होंने हमारे नोट्स से बढ़िया तैयारी की थी। इसके बाद में ये यहाँ पर एक भैया है, इनके जो है 80 नंबर आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कान्हा गुर्जर जी, इन्होंने भी हमारे नोट्स से तैयारी की थी। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 83 नंबर आए हैं, किसी के 78 नंबर आए हैं। तो आपके पास ये मौका, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप अभी भी एमपी पुलिस के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के तैयारी करके एग्जाम देने जा सकते हैं। ये नोट्स आपके जो होमगार्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें भी काम आएंगे, एएसआई एलडीसी में भी काम आएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, तो इसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, सारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी। अभी तक जितना एग्जाम एनालिसिस करवाया है हमने 30 अक्टूबर से लेकर के, उन सब की पीडीएफ भी आपको साथ में मिलने वाली है। साथ ही साथ में एमपीएसबी जो भी नया टॉपिक पूछ रहा है जिस पर हम वीडियो बना देते हैं उन सब की भी आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन कोड एक एक दिन का गैप करके डेली पूछ रहा है, आज भी पूछा था, तो रेलवे स्टेशन कोड की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। मेगावाट परियोजना से आज भी प्रश्न पूछा है, शुरू में पूछ रहे थे, तो जिन लोगों ने मेगावाट परियोजना वाली नोट्स ली होगी, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास में ये पीडीएफ ऑलरेडी होगी, तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ करके जाना, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको एमपी पुलिस के मात्र 179 रुपए में मिलने वाले हैं। इसके अलावा एमपीएसआई की भर्ती आपको पता ही है, बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। बढ़िया मौका है आपके पास में, 8 से 9 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कैसे प्राप्त होंगे ये नोट्स, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एलडीसी या फिर होमगार्ड्स के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर। अगर आपको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करना है इसी क्यूआर पर, और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। किसी भी प्रकार के फेक ऐप से पेमेंट करने का प्रयास मत कीजिए। हाँ, ना ही कोई उसमें चालाकी कीजिए कि भैया 1 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, पीछे 7 9 लगा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया पुरानी हो गई हैं और जो एजुकेटेड हैं उनको पता है भाई ये सब फेक ऐप भी होते हैं जिनके माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं। तो ऐसा कोई प्रयास मत कीजिए, हमको तुरंत पता चल जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो जल्दी से पेमेंट करके नोट्स ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं साइंस का। देखिए, साइंस का अगला प्रश्न है कि कपड़ों को धुलने पर, जो डिटर्जेंट से अपन कपड़ों को धुलते हैं, तो सफ़ेद रंग का झाग जो है वो क्यों बनता है। इसको छोड़िए, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। ये रहा इसका पूरा डिटेल आंसर। तो डिटर्जेंट से सफ़ेद झाग इसलिए निकलता है क्योंकि डिटर्जेंट में मौजूदा जो सर्फेक्टेंट होता है वो हवा और पानी के संपर्क में आने पर हवा के बुलबुले बनाता है। इन बुलबुलों में साबुन के रंग में सूक्ष्म कण फंस जाते हैं और प्रकाश के परावर्तन के कारण ये बुलबुले हमें सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। तो इससे ही रिलेटेड कोई आपको ऑप्शन दिया गया होगा, या तो परावर्तन दिया गया होगा या फिर ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया गया होगा, ठीक है। तो झाग क्यों बनता है, पूरी प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले है सर्फेक्टेंट क्रिया। डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट नामक रासायनिक यौगिक होते हैं जो पानी की सतह से तनाव को कम कर देते हैं और हवा के बुलबुले बनाते हैं। फिर क्या होता है, रंगों का छनना लगता है, मतलब जितने भी रंग उसमें होते हैं वो छनने लगते हैं। सफाई प्रक्रिया के दौरान डिटर्जेंट के रंगीन कण बहुत ही छोटे छोटे बुलबुलों
बादलों में फंस जाते हैं आकर के, फिर उनका प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, जिस वजह से हमको सफ़ेद रंग का झाग दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य जो है वो डूबते वक्त बड़ा क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। सही आंसर हो जाएगा अपवर्तन की वजह से सूर्य डूबते हुए बड़ा दिखाई देता है। देखिए, तो सूर्य डूबते हुए बड़ा दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल की अधिक मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इस कारण प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे सूर्य की छवि विकृत हो जाती है और वह बड़ा व दीर्घवृत्तीय यानी कि आपका जो है दीर्घवृत्तीय कलर का आपको दिखाई देने लगता है, इस आकार का आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है? बड़ा सूर्य आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है? बाकी प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। अगर आपसे पूछें कि सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो आपको प्रकीर्णन लगाना है। अगर आपसे पूछें सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है, तो आपको अपवर्तन लगाना है, ठीक है? तो अपवर्तन देख लेते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह मुड़ जाता है। वायुमंडल की परतें अलग-अलग घनत्व की होती हैं, जिससे वे एक लेंस की तरह काम करती हैं और प्रकाश को मोड़ देती हैं। यही कारण है डूबते व उगते सूर्य की छवि थोड़ी ऊपर उठी हुई और बड़ी हमको दिखाई देती है। वैसे प्रकीर्णन वर्ण विक्षेपण के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, डिटेल मैराथन क्लास है, उसको आप लोग देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रिज्म वगैरह से जो भी प्रश्न आएंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण से प्रश्न पूछा गया। भाई देखो, परसों वीडियो बनाई थी 23 तारीख को, ठीक है ना? तो जा करके आप लोग देख लेना वीडियो। पूछा वर्ण विक्षेपण में सबसे कम जो है कौन सा रंग विक्षेपित होता है, यानी सबसे कम कौन सा रंग बिखरता है, तो वो है आपका लाल रंग। लाल रंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आइए देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण में लाल रंग सबसे कम विक्षेपित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और यह सबसे कम उड़ता है। जिसके विपरीत जो बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक विक्षेपित होता है। अब जो हमने परसों मैराथन कराई थी 23 तारीख को, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी तो कौन सी चीज़ कम होगी, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी तो विक्षेपित कम होगा, ये पूरी इतनी दूरी तय करेगा, पेट्रोल वोट्रोल बना करके आपको अच्छे से समझा दिया था। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख करके जाना, प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण वाली है, बढ़िया से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूनतम विचलन होता है, देखिए लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। वहीं अधिकतम विचलन किसका होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन कोण जो है सबसे ज़्यादा होता है और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसलिए बैंगनी रंग जो है वो चारों तरफ बिखर जाता है और लाल रंग बिखरता नहीं है, इसलिए सिग्नल में जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत जनरेटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, किस प्रक्रिया पर ये चलता है विद्युत जनरेटर, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रक्रिया पर चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रक्रिया पर ये चलता है। चलिए देख लीजिए, तो विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो फैराडे के नियम पर आधारित है। जब कुंडली यानी कि जो कॉइल है को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ प्रेरित होता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आपने घरों में लगे हुए जनरेटर्स देखे होंगे, ठीक है ना? लाइट चली जाती है तो इसका प्रयोग अपन करते हैं, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। कार्यप्रणाली क्या है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। कुंडली के घूमने से चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, जिससे कुंडली से जुड़े चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है। परिणाम ये निकल करके आता है कि फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फलक के इस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और हमारे घर की बिजली जल जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, कंडीशन वाला प्रश्न पूछा गया था कि तो इसके बारे में कल भी आपको बताया था, कल भी ये प्रश्न आया हुआ था कि एक पेंसिल के गिरने पर पैर को तुरंत हटा लेते हैं, ठीक है? तो इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो मस्तिष्क को ये बताता है कि भाई पेंसिल गिर रही है आपके पैर के ऊपर, इसको हटा लो, और अगर वो हार्मोन हमारे शरीर से गायब हो जाए तो क्या प्रक्रिया होगी? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन घुमा करके जो है पूछा गया था। तो हार्मोन कहें या फिर न्यूरो कहें, वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन होता है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं यार। इस मस्तिष्क में जो है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की भांति कार्य करता है। चलिए देखिए, तो एक पेंसिल गिरने जैसी अचानक संवेदना के प्रति प्रतिक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में होती है, जिसमें तंत्रिका आवेग शामिल होते हैं। यह प्रतिक्रिया मुख्य रूप से मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम में, ये सेरिबेलम वाला कल वाले जो पेपर आया था उसमें सेरिबेलम ऑप्शन दिया गया था, तो सेरिबेलम और टेम्पोरल लॉब की वजह से ही होती है। इनके बीच में तंत्रिका मार्ग होता है। इसी तंत्रिका मार्ग के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है, भाई तुम्हारे पैर पर पेंसिल गिरने वाली है, जल्दी से पैर को पीछे हटा लो। तो जो संतुलन और प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं हार्मोन, जैसे कि एड्रेनलिन, जो एक हार्मोन की बजाय एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही जा करके बताते हैं कि जल्दी से पैर को पीछे हटाइए, दिमाग के पास में ये सूचना पहुंचाते हैं, ठीक है? अगर ये प्रक्रिया बाधित हो जाएगी तो आप शायद प्रक्रिया करने में धीमे हो जाएंगे, यानी कि आप जो है पैर को हटाएंगे तो, लेकिन तब तक पेंसिल आपके ऊपर गिर चुकी होगी। तो ऐसी प्रक्रियाओं में फिर देरी होने लगेगी अगर इन हार्मोन की संख्या कम हो जाती है तो। अगला प्रश्न है,
जो विदेशिया नृत्य है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन में बहुत सारे मुद्दे दिए हुए थे, तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक मुद्दों से संबंधित है विदेशीय नृत्य। अब ये कहाँ पर होता है, आइए वो भी देख लेते हैं। तो विदेशिया मुख्य रूप से बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में प्रचलित है। इसकी रचना भिखारी ठाकुर ने की थी, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। यह गीत और नाटक सामाजिक मुद्दों और आधुनिक जीवन के संघर्षों पर आधारित है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक मुद्दों पर आधारित है ये डांस वगैरह जो है। अगला, गोदावरी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है? सही आंसर हो जाएगा वैनगंगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो वैनगंगा नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र से होकर के बहती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकल करके नीचे की ओर चली जाती है। बाकी सारी नदियां या तो उत्तर में जाती हैं या फिर नर्मदा वगैरह जो है वो अरब सागर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो उद्गम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव की पहाड़ी से होता है। प्रवाह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। आगे की यात्रा तो भाई गढ़चिरौली जिले यानी कि महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिलने से पहले इसे प्राणहिता नाम से जाना जाता है, जो अंततः जाकर के गोदावरी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, प्राणहिता भी इसी का ही नाम है। अगला पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान को कौन से एक्ट के द्वारा अलग अलग किया गया था, यानी इनका निर्माण कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये एक्ट था भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947। ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। आइए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान का निर्माण भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। अधिनियम का नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947। मुख्य प्रावधान क्या है? तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया था। थोड़ी सी जानते हैं, तबीयत अभी खराब चल रही है ना? फिर भी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है भाई, आपका एग्ज़ाम है। जब तक जब तक है जान, जब तक है जान, आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे, जब तक बोलने की स्थिति रहेगी। ठीक है, अगला अगला प्रश्न है कि अगला जो है लागू होने की तिथि देख लीजिए, आपसे पूछ सकते हैं। तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश राजशाही से शाही स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को दोनों देश प्रभावी रूप से अस्तित्व में आ गए थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इस अधिनियम के प्रभाव में होने की वजह से औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया गया और आधुनिक भारत और पाकिस्तान के निर्माण कर दिया गया, दोनों को निर्माण कर दिया गया, दोनों को अलग अलग राष्ट्र बना दिया गया था। अगला, माता टीला का पूछा गया था, भाई माता टीला बांध की विद्युत क्षमता कितनी है? तो या तो विद्युत क्षमता पूछा गया था या फिर इसका कितनी, मतलब सिर्फ जल ग्रहण क्षमता, तो दोनों आपको बता देंगे। 10.2 मेगावाट ये इसकी विद्युत क्षमता है। अभी जल ग्रहण क्षमता भी बता देते हैं। तो माता टीला बांध की विद्युत क्षमता 10.2 मेगावाट है। यह क्षमता 10.2 मेगावाट की 3 मशीनों से आती है, जिन्हें 1965 में चालू किया गया था। ठीक है, तो विद्युत क्षमता होगी 10.2, मशीनों की संख्या होगी 3, चालू होने का वर्ष हो गया 1965। भरण क्षेत्र की बात करें तो 1132 मिलियन घन मीटर इसमें जलभराव क्षेत्र है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 20 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। जिन लोगों ने नोट्स लिया है, डैम वाली पीडीएफ में जाकर के देखना, बांध वाली पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं, मेगावाट परियोजना है, इन सब की हमने पीडीएफ आपको दी है। अगला करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक कौन है, जिनकी 2026 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के वर्तमान महानिदेशक तपन कुमार डेका है, जिनका कार्यकाल जून 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, जो उन्हें कम से कम 30 जून 2026 तक पद पर बनाए रखेगा। तो नियुक्ति वाली जो पीडीएफ हमने दी है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है, नियुक्ति वाली अपॉइंटमेंट वाली पीडीएफ देखना, वहां पर इनके बारे में हमने आपको बताया था, वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। तो नाम है तपन कुमार डेका, महानिदेशक है आईबी के, 2026 तक कार्य करेंगे और सार्वजनिक हित में इनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है। अगला, 1952 से 1956 तक कितनी बैठकें आयोजित की गई थी लोकसभा की? तो लोकसभा की कुल 677 बैठकें आयोजित की गई थी। 1952 से 1956 तक लोकसभा में कुल 677 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें 1956 में सबसे ज़्यादा 151 बैठकें हुई थी। पहली लोकसभा का कार्यकाल 1952 से शुरू हुआ, 1956 तक चला था पहली लोकसभा। ठीक है, तो इस दौरान कुल मिलाकर के 677 बैठकें हुई थी और 1952 में 103 बैठक हुई थी और 1956 में यानी लास्ट में 151 बैठक हुई थी। अगला, हड़प्पा के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो हड़प्पा के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए वे तांबे और कांसे से तो परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सोने, चांदी, टिन जैसी अन्य धातुएं उनके लिए ज्ञात थी, यानी ये सारी चीज़ें उनको पता थी, भाई सोना होता है, चांदी होता है, टिन होता है, तांबा होता है, लेकिन वे लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहा बाद में खोजा गया। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग लोहे से अपरिचित थे,
तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसे धातुओं का उपयोग करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला, उत्तर वैदिक काल में आकर के लोहे की खोज हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंदौर का जो कोड है रेलवे कोड वो क्या है? तो इंदौर का रेलवे कोड INDB है। कल छोड़ करके परसों विदिशा का पूछा गया था, तो आप सब लोगों को क्या करना है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है, एक बार रेलवे कोड जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है आपका भाग्य हो भैया तो 2 से 3 प्रश्न वहां से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बाकी वीडियो देखने वाले सर्च कर सकते हैं रेलवे कोड बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। अगला, इंदौर का रेलवे कोड INDB है। यह इंदौर जंक्शन बीजी रेलवे स्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। तो कोड हो गया INDB, नाम हो गया इंदौर जंक्शन BG। आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात करते हैं तो देखो tan 40 का मान दिया गया था, tan 40 बराबर cos 50 हो तो sin 40 का मान आपको बताना था। अगला, 150 रुपए की कोई वस्तु है, 130 रुपए में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की इसको जो है हानि हुई है, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, किसी मूलधन पर 5 साल का जो मिश्र धन है वो लगभग 50,000 रुपये है, 3 साल का मिश्र धन 40,000 रुपये है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का मूलधन आपसे पूछा गया था। अगला, 52 ताश के पत्तों में से एक लाल पत्ता खींचा जाता है, तो लाल पत्ते के खींचे जाने की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी। बाकी एक प्रायिकता का और प्रश्न आया था कि स्वरों की प्रायिकता, नहीं कुछ नंबर दिए गए थे ABCD वाले, उसमें स्वर दिए गए थे, फिर पूछा था कि ये कितने स्वर हैं, 9 नंबर दे करके स्वरों की प्रायिकता पूछी थी। अगला, टाइम एंड वर्क का 2 प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन 2 प्रश्न, लाभ हानि 2 प्रश्न, आयु का एक प्रश्न है, बॉडमास का एक, और आज ट्रेन और नाव और धारा नहीं पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में प्रश्न आया था 12 जनवरी से 12 मार्च के बीच में कुल कितने दिन होंगे? अगला, मिनट का कांटा 1 घंटे के अंदर घंटे वाले कांटे को कितनी बार क्रॉस करेगा, कितनी बार पार करेगा? अगला, 60 व्यक्तियों की एक लाइन में राहुल का स्थान दाएं से 18वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है, ये पूछा गया था। किताबों को अरेंजमेंट करके जो है एक प्रश्न किताबों के अरेंजमेंट से पूछा गया था, यानी वो संस्कृत की किताब ऊपर रख देते हैं, उसके नीचे हिंदी किताब, नीचे से चौथा नंबर इंग्लिश की किताब का है, इस तरह के प्रश्न थे। सीटिंग अरेंजमेंट का एक प्रश्न पूछा गया था जो कि रॉन्ग था, यानी कि गलत प्रश्न था। और इसके बाद वो डाइस का एक प्रश्न पूछा गया था, डाइस दिया ही नहीं गया था, प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये 2 प्रश्न आज आपके रॉन्ग देखने को मिले हैं। 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं भाई, ठीक है। कौन सी आकृति समाहित होगी, तो 1 प्रश्न, फिगर काउंटिंग के 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, 1 प्रश्न पजल का, और डायरेक्शन का भी 1 प्रश्न पूछा गया था। 2 प्रश्न साइलॉग से, एनालॉजी के 2 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि के 5 से 6 प्रश्न, 2 प्रश्न डायरेक्शन से पूछे गए थे। चलिए मैथ की बात करें तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर के मात्र 50 से 52 नंबर का आया है। 25 नंबर का मैथ है और 25 नंबर का रीजनिंग है। एग्जैक्ट प्रश्न काउंट करके लड़कों ने भेजे हैं, मैं अपनी तरफ से काउंट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम देने नहीं गया हूँ। जैसा लड़कों ने बताया है वैसा आपको बता रहे हैं ना। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साइंस लगभग 10 से 12 नंबर का, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया है। 2 प्रश्न रॉन्ग थे, हमने आपको बता दिए हैं, ये आपके रीजनिंग के 2 प्रश्न रॉन्ग थे। नंबर देखो आज कम देखने को मिले हैं, 68, 78, 80, 79, 80, 81, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग की संख्या कम होती है तो नंबर भी कम आने लगते हैं, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर 7052547003 है, इस पर मैसेज प्राप्त करके आप लोग अपने जो है नोट्स प्राप्त करते हैं, इस पर मैसेज आप करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पाएंगे इस पर मैसेज करके फ़ोनपे नंबर ले लेंगे, फ़ोनपे से पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नंबर से पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसी नंबर से भेजिएगा जिस पर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे निवेदन है आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर सेंड किया कीजिए जैसे ही आपका एग्जाम छूटे। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।